हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं 16 जनवरी को सीटेट के हुए एग्ज़ाम के आंसर की लेके आया हूँ। तो सूत्रों से पता चला है कि सीटेट में दोबारा से 30 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसा कि मैंने मेरे दोस्तों ने बताया कि वो एग्ज़ाम देके आए हैं और उन्हें 30 से प्लस क्वेश्चन रिपीटेड मिले हैं। दोस्तों, आप भी रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और बड़ा सिंपल पेपर आ रहा है दोस्तों, इसकी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जितना अच्छा भी आप करके आएँगे वो कम है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों का नियम है, पहले हम लोग पढ़ के देखते हैं कि कैसा पैरा आ रहा है, कैसा पैरा नहीं आ रहा है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग पैरा, जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे जल्दी से पैरा पढ़ के आंसर देने हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। मतलब जो अभी की शिक्षा है, जो पुरानी शिक्षा है, दोनों हम लोगों ने देख ली है, और उन दोनों से ही जो निकले हुए व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उन्हें कितना भी मिल जाए उनकी तृप्ति नहीं हो रही, भूख मिट नहीं रही पैसे की या किसी और चीज़ की। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वैसे पे ना ध्यान दे के हम लोग जो बाहर की भौतिक चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जा रहा है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। अच्छा, हम लोग एक क्लास में देखते हैं कि कला शिक्षा को उतना भाव नहीं दिया जाता जितना गणित को और बाकी सब्जेक्ट को दिया जाता है। जहाँ भी मिलता है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा था। तो हर्बर्ट रीड ने कहा था कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो कला को उसके पढ़ाई से हटा दिया जाता है और बाकी चीज़ों को महत्व दिया जाता है, जो कि गलत है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला का प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी, मतलब इन्हीं चीज़ों में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सबकी बुनियाद तार्किक है। भाई तार्किक तो ही तर्क के बेसिस में पढ़ाए जाते हैं। अगर कहा जाता है पृथ्वी गोल है तो उसका तर्क भी दिया जाता है, फोटो भी दिखाई जाती है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती थी, अब हम लोग तर्क के ऊपर पूरा डिपेंड हो गए हैं। तो जो हमारे अंदर की भावनाएं होती थी, भावना प्रधान जो प्रवृत्तियाँ होती थी, जिसमें हम लोग भावना में कोई चीज़ कल्पना में कोई चीज़ बना के उसे पन्नों में उकेर देते थे, वो नहीं रह गया। पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकलती हैं, मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं, बच्चों के दिमाग से बिल्कुल निकाल दी जाती हैं कि आप खाली यही सब पढ़िए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढप होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पे ध्वंस करने का जड़ चढ़ा है। जैसे आप देख ही रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं पूरे विश्व में। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही। तो कितना अच्छा पैरा है और कितना, मतलब आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आएगा कि आपको पढ़ने में। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों को विज्ञान पे साथ ध्यान देने की ज़रूरत है, या कला प्रवृत्तियों पर, किशोरावस्था पर, या फिर बाल्यावस्था पर। मतलब क्या बच्चों की गलती है, किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों को जो हमारी बच्चे हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अगर बाल्यावस्था में ध्यान देंगे, मतलब बाल्यावस्था में ध्यान देने का मतलब हर चीज़ पे ध्यान देना, उन पे अगर ध्यान देंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि जो पैरा दिया उसके हिसाब से ये सही होना चाहिए, लेकिन आपका ये सही है। तो वो इसलिए सही है क्योंकि बाल्यावस्था में अगर ध्यान देंगे तो हर चीज़ पे ध्यान चला जाएगा, बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस निकलेगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, ये तर्क प्रधान विषय हैं या फिर भाव प्रधान विषय हैं, या फिर कला प्रधान विषय हैं, या फिर बोध प्रधान विषय हैं।
तो ये कौन से प्रधान विषय हैं? गणित, भूगोल, इतिहास, ये सारे तर्क प्रधान विषय हैं। अगर आपको कुछ भी बताया जाता है तो उसके बदले में तर्क आपको दिया जाता है, इससे आप समझ पाएँ कि आखिर जो बताया गया वो क्यों बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा, ऐसा हो रहा, उन्नति कर रहा, उन्नति तो कर रहा है लेकिन साथ में विध्वंस भी हो रहा है, लोग परेशान भी हैं। समाज में विभाजन हो रहा है, ऐसा भी नहीं खाली विभाजन हो रहा है, और भी चीज़ें हो रही हैं। व्यक्ति सृजन की राह पे है या फिर व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है? बिल्कुल व्यक्ति विध्वंस की राह पे है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें लिखा है नहीं है, तो ये तो है विध्वंस की राह पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विभाजन हो रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि विभाजन हो रहा है। ये विभाजन तो हो रहा है लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। समाज उन्नति कर रहा है, लेकिन किस तरीके से उन्नति करता है इस पे भी फोकस होना चाहिए हम लोगों का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्या बचा? व्यक्ति सृजन की राह पे, व्यक्ति सृजनात्मक हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। अब तार्किकता की प्रधानता, तर्क तो है लेकिन भाव नहीं है, तो किशोरावस्था किस ओर जा रही है? पतन की ओर जा रही है, या फिर ज्ञान की ओर जा रही है, या फिर प्रकृति की ओर जा रही है, या फिर कर्म की ओर जा रही है? तो किशोरावस्था किस ओर जा रही है? क्योंकि तार्किकता की तो प्रधानता है और भाव का अभाव है, तो वो कर्म की ओर जा रही है। पतन हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विज्ञान के कारण, तर्क के कारण किसी पतन हो जाएगा। सेकेंड है ज्ञान, है ज्ञान नहीं हो रहा, तर्क हो रहा है कि अगर पृथ्वी गोल है तो ये तर्क दे दिया, हाँ इस वजह से गोल है, खुद अपना कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। प्रगति, प्रगति की ओर जा रही है लेकिन उतना नहीं जा रही, ओवरऑल प्रगति नहीं हो रही, तो हमारा क्या होगा? कर्म की ओर जा रही है। आगे क्या है? इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? अब जैसे तार्किक आया, फिर स्वाभाविक आया, ठीक है, साहित्यिक आया, फिर अभिव्यक्ति आया। इसमें सबसे भिन्न आपको कौन सा लग रहा है? तो इसमें जो है तार्किक जो है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, स्वभाव भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ, दिमाग से जुड़ा हुआ, अभिव्यक्ति भी व्यक्ति या दिमाग से जुड़ी हुई है। जो साहित्यिक है वो बिल्कुल अलग है, तो ये भिन्न हो जाएगा साहित्यिक। आज की तालीम भी इस दौड़ के साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है? आपको निपात बताना है कि आज की तालीम भी इस दौड़ के साथ दे रही है, तो यहाँ पे जो निपात होगा वो होगा भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। विकसित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, विकसित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? इत। ये आपने पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? मतलब आधुनिक शिक्षा जो दी जा रही है उसका नतीजा क्या है? सुखद है, या फिर दुखद है, या फिर औसत है, या फिर पता ही नहीं है क्या? पता नहीं तो कह ही नहीं सकते हम लोग, तो उसे हम लोग पहले ही हटा देते हैं। तो इसके अलावा क्या बचा? सुखद, दुखद या औसत। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये क्या है? आप जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए। तो जो अभी ये शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, उससे जो नतीजा आ रहा है, पैरा जैसे हम लोगों ने पढ़ा, वो दुखद है हम लोगों का, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आगे देखते हैं। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक शिक्षा में कला को तो नहीं दिया जाता, ये पहले ही हम लोगों को बताया जा चुका है। भाषा को भी नहीं दिया जाता है। विज्ञान को सबसे ज़्यादा दिया जाता है, तर्क और विज्ञान को, ना कि इतिहास, भाषा, कला को। ठीक है, तो हमारे बाकी गलत हो जाएंगे, विज्ञान सही हो जाएगा, पैरा जो भी हम लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से। आगे आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने बताया जो गद्यांश और पद्यांश आता है दोनों ही आपको नंबर बटोरने हैं, फ्री के नंबर होते, तो बड़े आराम से पढ़ के उसे नंबर दीजिए। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नखपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्वध मुक्त, युग युग गर्मोन्नत नित महान, निस्तीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। तो आगे देखते हैं। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नखपति मेरे विशाल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर आपको बताने हैं। तो पहली बात क्वेश्चन है कि हिम किरीट का आशय क्या है? ठंडा मुकुट, या बर्फ का मुकुट, या फिर चांदी का मुकुट,
तो या फिर स्वर्णिम मुकुट। सिंपल सा है, चांदी और स्वर्णिम की तो बात ही नहीं करी गई, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिरे से नकार देंगे। ठंडा मुकुट का कोई मतलब निकल रहा है, ठंडा मुकुट क्या होता है, कुछ नहीं। बर्फ का मुकुट का मतलब भी निकल रहा है, हिम किरीट माने जाहिर सी बात बर्फ का मुकुट होता भी है। तो ये लॉजिक बेस्ड भी क्वेश्चन है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं, किस पंक्ति में नक्पति का विग्रह और समास होगा। तो नक्पति का विग्रह और समास क्या होगा, यहाँ पे दिया है रत्नो नक का पति, नकपति माने रत्नों का पति होता है, या फिर नगो पर्वतों का पति, या फिर नगो पर्वतों का पति, या फिर नगो पर्वतों का पति, ऐसा जो बहुब्रीहि है। तो इसमें क्या होगा, नगो पर्वतों का पति जो तत्पुरुष है। सिंपल सी बात है, तत्पुरुष की बात करी गई जब पर्वतों की बात करी जा रही है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे कविता में, और एक बार कविता पढ़िए और एक ही बार में आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे योगी अजय, निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य फाल, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, या फिर साकार दिव्य गौरव विराट। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साकार दिव्य गौरव विराट ये कविता में आया है, और उसमें ही हिमालय की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, उसके बारे में बात करी गई है। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसे जीता ना जा सके वो क्या होगा, अजेय होगा। सिंपल है। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, तो निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, निस्सीम शब्द में व्यंजन संधि है। सिंपल सी बात है, आपने अगर पढ़े होंगे तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। आगे, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी इसलिए यतिवर कहा गया है, या फिर पर्वतों का स्वामी है इसलिए, या फिर समाधि में लीन है इसलिए, या समस्या का हल ढूंढ रहा है इसलिए। तो यतिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आने वाले वीडियो जिससे आपको मिल सके। धन्यवाद।